साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पोस्टमार्टम के इस दूसरे एपिसोड में इस बात का पोस्टमार्टम करना बेहद जरूरी है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में प्रदेश से माफिया छोड़ करके चले गए हैं? क्योंकि चुनावी बिसात बिछ चुकी है और जब भी मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्णयों का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करवा दिया है। जब वो इस बात का भाषण दे रहे होते हैं मंचों से, तब दो नामों की तरफ इशारा करते हैं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। जब भांड, दलाल, दरबारी और कॉरपोरेट मीडिया माफियाओं से जुड़ी हुई खबरें चलाता है तो उसमें भी दो चेहरों को प्रमुखता के साथ दिखाता है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। नेशनल जनमत का सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में महज इन दोनों माफियाओं के समाप्त हो जाने से, इनका साम्राज्य खत्म होने से, इनके कब्जे से जमीन वापस ले लेने से क्या उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में यही दो माफिया हैं? उत्तर है नहीं। तो आखिर क्या वजह है कि इन्हीं दोनों के चेहरे बार बार टीवी पर दिखाए जाते हैं? क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ जब माफियाओं के खत्म करने की बात करते हैं तो इन्हीं दोनों को बार बार आगे लाया जाता है? दरअसल ये दोनों एक खास समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी संघ की पूरी राजनीति एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने के साथ ही आगे बढ़ती है। साथ ही साथ धर्मपरायण और राष्ट्रवाद की चाशनी में डूबे हुए पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इस बात में खुशी महसूस होती है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ एक खास समुदाय के लोगों को टाइट करके रखते हैं। उनको टाइट रखने के चक्कर में भले ही उनका आरक्षण, उनकी नौकरी, उनका संपूर्ण प्रतिनिधित्व तक छीन लिया जाए, उनके अपने लोगों को एनएफएस कर दिया जाए, लेकिन वो अपने मुद्दों को भूल करके एक खास समुदाय को टाइट करके रखने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। खैर, अपने असली मुद्दे पर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में इन दोनों लोगों के नाम तो मीडिया आपको बताता है, लेकिन मीडिया कभी नहीं बताता कि बाहुबली जो अब नेता बन चुके हैं एमएलसी, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, धनंजय सिंह, सुजीत सिंह, त्रिभुवन सिंह, सुभाष ठाकुर, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, आखिर इन लोगों के कब्जे से योगी आदित्यनाथ के राज्य में कितनी जमीन मुक्त कराई गई? इन तमाम सारे लोगों पर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो इन लोगों पर क्या कार्रवाई की गई? इनकी किस किस संपत्ति पर बुलडोजर चला? निश्चित तौर पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? योगी आदित्यनाथ के राज्य में सामान्य लोगों की हिम्मत नहीं कि उनके सजाती माफियाओं पर चर्चा कर सकें और आप लोगों तक असली बात पहुंचा सकें। दबे जुबान जरूर लोग ये बात स्वीकार करते हैं कि पूर्वांचल में चुन चुन करके मुस्लिम और ब्राह्मण माफियाओं को जरूर जेलों में डाला गया, उनको नेस्तनाबूद करने की कोशिश हुई, लेकिन अपने सजाती माफियाओं को नेता बना करके, राजनीति का संरक्षण दे करके उनका वर्चस्व कायम करने की कोशिश की गई है। यह आरोप मैं यूं ही नहीं लगा रहा हूं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको यह खबरें बता रहा हूं। दैनिक भास्कर ने अपनी इस खबर में 3 पूर्वांचल के माफियाओं की तस्वीर लगाई है। पहली तस्वीर बाहुबली पूर्व एमएलसी विनीत सिंह, यही उन्होंने लिखा है। दूसरी तस्वीर बाहुबली मुख्तार अंसारी। तीसरी तस्वीर माफिया एमएलसी ब्रजेश सिंह। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के दो बड़े माफिया, जहां मुख्तार अंसारी 25 साल से विधायक और 16 साल से जेल में हैं, वहीं ब्रजेश सिंह 5 साल से एमएलसी और 13 साल से जेल में हैं। यानी कि इन दोनों को ही जेल में डालने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का दोनों के प्रति बर्ताव में अंतर देखिए। ब्रजेश सिंह, जिसको दाऊद इब्राहिम का एक समय में बहुत करीबी इसलिए माना जाता था क्योंकि दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम की हत्या का बदला लेने के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में घुस करके गवली गैंग के 4 लोगों को मार दिया था ब्रजेश सिंह ने। इसके बाद दाऊद इब्राहिम के बेहद करीब आ गया था। दोनों की आपराधिक पृष्ठभूमि और आपराधिक मामले तकरीबन एक जैसे।
एक 5 साल से माननी है तो एक 25 साल से माननी। लेकिन क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार दोनों को समान नजर से नहीं देख रही है? मुख्तार अंसारी गैंग का दुश्मन नंबर 1 ब्रजेश सिंह के शान में कसीदे गढ़ते हुए बीबीसी ने एक खबर की थी। उसमें उन्होंने लिखा था, अपने 3 दशक लंबे आपराधिक जीवन में 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमों में नामजद ब्रजेश सिंह पर मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा बवाल भड़काने, सरकारी कर्मचारी को इरादतन चोट पहुंचाने, झूठे सरकारी कागजात बनवाने, जबरन वसूली करने और धोखाधड़ी से जमीन हड़पने तक के मुकदमे लग चुके हैं। इतने आपराधिक इतिहास वाले ब्रजेश सिंह बनारस में जिसका वर्चस्व कायम है कपसेठी हाउस का, उसी बनारस की सेंट्रल जेल में रखे गए हैं। इन्हीं के बड़े भाई चुलबुल सिंह, जिनका किसी समय सिक्का बोलता था बनारस में, उनके बेटे यानी कि चुलबुल सिंह के बेटे और ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं चंदौली की सैयद राजा सीट से। सुशील सिंह के छोटे भाई डॉक्टर सुजीत सिंह, जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। पंचायत चुनाव में इस कपसेठी हाउस का यह दबदबा और जलवा था कि इस कपसेठी हाउस की रसोइया रीना कुमारी को भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी के पहले मॉडल ब्लॉक सेवापुरी से न सिर्फ अधिकृत प्रत्याशी बनाया बल्कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जीती। क्या सरकार के समर्थन या सहयोग के बिना यह संभव था? उस बनारस में जहां से सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं और इस समय लगातार दौरा भी कर रहे हैं, उस बनारस में ब्रजेश सिंह का यह रसूख, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जानकारी में यह बात नहीं है? एक और उदाहरण देता हूं। योगी सरकार बनते ही साल 2018 में गाजीपुर की अदालत ने कुंडेसर चट्टी कांड में बाहुबली ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, जिनकी जेल के अंदर अच्छी मित्रता हो गई थी, इन दोनों सीएम के सजाती माफियाओं को चट्टी कांड में बाइज्जत बरी कर दिया था। उस समय कहा यह गया था कि सरकार की लचर पैरवी की बदौलत इन दोनों को बाइज्जत बरी किया गया है। अब आते हैं पूर्वांचल के दूसरे बड़े नाम श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह पर। कहा यह जाता है कि राजनीतिक तौर पर इनका दबदबा समाप्त होने की कगार पर था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में एक नहीं बल्कि पंचायत चुनाव में 4 जिलों में इनका दबदबा कायम रहा। मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर और बनारस। कैसे? अपना दल को यानी कि अपना दल एस अनुप्रिया वाली पार्टी को पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ने के लिए 2 सीटें दी गई थीं, जौनपुर और सोनभद्र। बताते हैं लोग कि अपना दल एस के खाते में ये दोनों सीटें दिलवाने में विनीत सिंह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और ये आरोप क्यों सही प्रतीत होते हैं? इसलिए क्योंकि जौनपुर की सीट पर अपना दल एस की जो कैंडिडेट थी, उन्होंने अपना भी वोट किसको दिया? माफिया पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को। अब आप सोचिए कि अंदर खाने क्या सेटिंग हुई होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल अपना दल एस ने अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन उसका ही कैंडिडेट एक निर्दलीय प्रत्याशी माफिया धनंजय सिंह की पत्नी को जिताने के लिए अपना वोट क्यों देता है? पीठ पीछे बताया जाता है कि विनीत सिंह की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह टिकट अपना दल के खाते में विनीत सिंह ने दिलवाया ही इसलिए था। और चुनाव परिणाम के सामने आने के बाद निश्चित तौर पर सवाल उठे कि माफिया धनंजय सिंह की पत्नी आखिर जौनपुर में बिना सरकार की मदद के, योगी आदित्यनाथ की इजाजत के, जो माफियाओं को अपनी आंख से देखना तक नहीं चाहते, उनकी इजाजत के बिना यह संभव कैसे था? अब अपना दल को मिली दूसरी सीट पर चर्चा करते हैं। दूसरी सीट मिली थी सोनभद्र। पहले तो लोगों ने यह बताया कि बीजेपी चूंकि वहां से रमेश पटेल को कैंडिडेट बनाना चाह रही थी, तो चूंकि पटेल कैंडिडेट वहां से जिला पंचायत अध्यक्ष वैसे ही बनता, तो उन्होंने कहा कि एक सीट अपना दल के खाते में दे करके इनको संतुष्ट कर दिया जाए। लेकिन चुनाव बढ़ते बढ़ते अपना दल एस की कैंडिडेट राधिका पटेल के समर्थन में जब विनीत सिंह
और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल के पति एमएलसी आशीष पटेल साथ साथ देखे जाने लगे, तब लोगों को लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। विनीत सिंह ने अपने खुद के कैंडिडेट मिर्जापुर में उतारा हुआ था, राजू कनौजिया को टिकट दिलवाया था। इसके बावजूद मिर्जापुर से ज्यादा समय वो सोनभद्र में दे रहे थे और जब चुनाव परिणाम निकले तो लोगों ने वहां विनीत सिंह जिंदाबाद के नारे लगवाए। तो स्थिति स्पष्ट हो गई। इस खेल में विनीत सिंह की पांचों उंगलियां घी में थीं, क्योंकि अंदर खाने यह भी चर्चा है कि अपना दल एस से इस बात की साठगांठ हुई थी कि हम आपके कैंडिडेट का यहां समर्थन करेंगे, आगे जो एमएलसी का चुनाव आएगा उसमें मिर्जापुर सीट से आप हमारा समर्थन करना। गरीबों और मजलूमों की पार्टी कही जाने वाली अपना दल एस का दोनों ही सीटें, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष तौर पर माफिया को दे दिया जाना निश्चित तौर पर घटिया राजनीति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, अभी तो जौनपुर और सोनभद्र दो जिलों में विनीत सिंह का दबदबा देखने को मिला। अब बात करते हैं मिर्जापुर, जहां पर अपने कैंडिडेट राजू कनौजिया को जिला पंचायत का प्रत्याशी बनवाया था विनीत सिंह ने। वहां भी राजू कनौजिया की जीत नसीब हुई। बनारस के जिस चोलापुर क्षेत्र से विनीत सिंह आते हैं, वहां से इन्हीं राजू कनौजिया की भाभी लक्ष्मीना कनौजिया को बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिलवाया और निर्विरोध जितवा भी लिया। पूर्वांचल का एक और माफिया नाम सुभाष ठाकुर, जो इस समय बनारस की जेल में ही बंद हैं। हालांकि वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि सरकार से उनको पूरा सहयोग दिया जाता है समय समय पर, यानी कि उनका ज्यादा समय किसी अच्छे अस्पताल में बीतता है। तो अगर माफिया होने की वजह से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या अन्य किसी माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी जो जमीनें उनने कब्जा की थी वो छीन करके सरकारी खाते में लाने की कोशिश हो रही है, तो आखिर इन तमाम सारे माफियाओं को क्यों छोड़ दिया जा रहा है? सख्त मुख्यमंत्री किसके प्रति सख्त हैं और किसके प्रति बेहद मुलायम, इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में शायद एकमात्र जिला होगा प्रतापगढ़, जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट धरने पर बैठे थे और प्रतापगढ़ के ताकतवर नेता माने जाने वाले मंत्री मोती सिंह उसी समय अपने घर पर जनता दरबार सजा करके बैठे थे। बार बार उनको फोन किया जा रहा था कि पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही, राजा भैया और उनके समर्थकों की गाड़ियां फर्राटे के साथ निकल रही हैं, हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही मंत्री से भीख मांग रहे हो, लेकिन वहां राजा भैया का रसूख ज्यादा काम आ रहा हो। इस जिले में निर्णय सबको पता था, राजा भैया के समर्थन में प्रमोद तिवारी भी आए और राजा भैया की डमी कैंडिडेट वहां से जीतने में सफल रही। जीतने के बाद प्रमोद तिवारी, राजा भैया दोनों को मिठाइयां खिलाई गईं। यह है सख्त मुख्यमंत्री के सख्त राज का असली चेहरा। हैरत की बात देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई हुई जिस जमीन को गरीबों को देने की बात कर रहे हैं, उसके भूमि पूजन कार्यक्रम में उनके ही मंच पर छोटा राजन गैंग के शार्प शूटर बच्चा पासी गिरोह के 14 अपराधियों में से एक मंजीत मंच पर पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, इसलिए मंच पर वही लोग पहुंच सकते थे जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अनुमति दी जाती। मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी गार्ड जो पहले पहुंच जाते हैं, वो सूची में नाम देख देख कर ही लोगों को मंच पर ऊपर चढ़ाते हैं। इसका मतलब मंजीत को मंच तक पहुंचाने में निश्चित तौर पर, उसके गले में बीजेपी का दुपट्टा पहनाने में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही हाथ था। लेकिन सोशल मीडिया पर जब यह खबर चली तो सब अपना अपना पल्ला झाड़ने लगे। अभी तक प्रयागराज की पुलिस या प्रशासन या बीजेपी के नेता बता नहीं पाए कि आखिर मंजीत मंच पर था कैसे, और अगर वो पुलिस की तरफ से D46 जो एक गैंग की सूची बनाई गई है उसमें शामिल है, तो उसकी अब जब जानकारी हो गई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं। दबी जुबान लोग कहते हैं कि अजय मिश्र टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो जब खुलेआम पत्रकारों को, किसानों को धमकाते हैं, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाता है, मतलब इरादे स्पष्ट हैं कि हम
चुन चुन करके बताएंगे कि ये माफिया हैं, ये अपराधी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के मशीन में धुल करके अब पूरी तरीके से पाक और पवित्र हो चुके हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।